फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के संदर्भ में बात कर रहे थे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता को नगरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के नगरों को एक व्यवस्थित क्रम में बसाया गया हो। पूरब से पश्चिम ऐसा लगता है कि एक व्यवस्थित क्रम से बसाया गया था। ऐसा लगता है देखने के बाद, जैसे इसकी जब खुदाई हुई तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे पहले लोगों के लिए जमीनें आवंटित की जाती थी और जमीनें आवंटित करने के बाद यहाँ ये व्यक्ति अपना मकान बनाएगा, यहाँ पर ये बनाएंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे। यानी ऐसा लगता है कि जैसे पहले जमीनों का आवंटन होता था, इसके बाद लोग अपने मकानों को बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को एक व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनका जो आकार है वो आयताकार है, ठीक ना। इनका आकार कैसा है? आकार आयताकार या वर्गाकार। इनका आकार कैसा है? आयताकार या वर्गाकार। और नगर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग क्षेत्र और दूसरा क्या? गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता था? दुर्ग क्षेत्र होता था और दूसरा क्या होता था? गढ़ी क्षेत्र होता था। दुर्ग क्षेत्र की बात किया जाए तो दुर्ग क्षेत्र में अभिजात्य वर्ग के लोग, अभिजात्य वर्ग, यानी अभिजात्य वर्ग के लोग से क्या तात्पर्य है? अमीर वर्ग के लोग, संपन्न वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग रहते थे। जबकि गढ़ी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। यानी मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? गढ़ी क्षेत्र में रहते थे। और जो हाई फाई सोसाइटी के लोग थे जिनको अभिजात्य वर्ग कहा गया है वो कहाँ पे रहते थे? दुर्ग क्षेत्र में रहते थे। जैसे देख लिया जाए तो हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों को विशेषकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बसाया गया है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र होता था वो ऊंचाई पर होता था। कहाँ पर होता था? ऊंचाई पर होता था। और जो उसको कहा जाता था, ये दुर्ग क्षेत्र जो ऊंचाई पर होता था उसको क्या कहा जाता था? दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र। और जो उससे सामान्य थोड़ा सा नीचे रहता था उसको कहा जाता था क्या? गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र। अब देखिए, अब इनके मकानों की बात कर लिया जाए तो जो दुर्ग क्षेत्र के जो मकान थे वो अपेक्षाकृत बड़े हुआ करते थे। कैसे? बड़े हुआ करते थे। और जो गढ़ी क्षेत्र के जो मकान थे वो अपेक्षाकृत कैसे होते थे? छोटे होते थे। जैसे देखिए, फिगर देखकर ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ के जो मकान हैं वो कैसे हैं? थोड़े बड़े हैं। बड़े मकान किनके होते हैं? संपन्न वर्ग के लोगों के बड़े मकान होते हैं, उच्च वर्ग के लोगों के बड़े मकान होते हैं, हाई फाई सोसाइटी के लोगों के बड़े मकान होते हैं। और छोटे मकान किसके होते हैं? जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। तो इस प्रकार का विभाजन हमको हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार का विभाजन नहीं था, इस प्रकार का विभाजन हड़प्पा सभ्यता में भी था। तो ये क्या हो गया? दुर्ग क्षेत्र। और यह क्या हो गया? गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में कौन रहते थे? अभिजात्य वर्ग लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया क्या? अभिजात्य, अभिजात्य वर्ग। और यहाँ पर किस वर्ग के लोग रहते थे? सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, सामान्य वर्ग। देखिएगा, इन दोनों क्षेत्रों को ऐसा कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जो दोनों क्षेत्र होते थे उनको एक सुरक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था, इस तरह से, ऐसे। यानी इनके चारों तरफ क्या बना दी जाती थी? बाउंड्री बना दी जाती थी। क्यों? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए। तो इस तरह से देखने को विभाजन मिलता है। प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि इनको कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से तो दो भागों में, एक दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र में अभिजात्य वर्ग के लोग, और गढ़ी क्षेत्र में क्या? सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। इसके बाद आप समझिएगा, जैसे इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे इसके क्या हैं? कुछ अपवाद हैं। जैसे कुछ अपवादों की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि जैसे हमने यहाँ पर मुख्य रूप से यदि बात कर लिया जाए तो आप देखेंगे जो लोथल है, लोथल कौन, लोथल, लोथल एवं सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, लोथल और सुतका गेंडोर को एक भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, एक भाग में। एक भाग से क्या तात्पर्य, जैसे हमने बताया कि ऊपर दो भागों में बांटा गया था, दुर्ग क्षेत्र और क्या, गढ़ी क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसको लोथल और सुतका गेंडोर को सिर्फ और सिर्फ एक भाग में बांटा गया है, यानी इसको हम कह सकते हैं दुर्ग क्षेत्र में बांटा गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो लोथल था वह व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु था, तो वहां पे कोई भी गरीब नहीं था, सभी के सभी लोग संपन्न वर्ग थे, इसलिए वहां पर किसी अन्य प्रकार का विभाजन नहीं मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक स्थल है धौलावीरा, क्या, धौलावीरा। ये जो धौलावीरा है ये कहां पर है, गुजरात में है। धौलावीरा को तीन भागों में बांटा गया है, कुछ इस तरह से तीन भाग। तो तीन भाग का मतलब क्या कि पहला इसमें क्या हो जाएगा, दुर्ग क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यम क्षेत्र, और तीसरा क्या हो जाएगा, गढ़ी क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और क्या, गढ़ी क्षेत्र। तो तीन भागों में बांटा गया है, किसको, धौलावीरा को। और लोथल को कितने भागों में बांटा गया है, लोथल और सुतका गेंडोर को कितने भागों में बांटा गया है, एक भाग में बांटा गया है। इतनी बात आप याद रखेंगे। ये तो हो गया आपका क्या, नगर नियोजन। नगर नियोजन के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के भवन कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के भवन किस तरह के थे। भवन, देखिए भवन या इसको मकान आप कह सकते हैं, भवन या मकान। अब देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो भवन हैं या हड़प्पा सभ्यता के जो मकान हैं, इनको निर्मित करने में उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखा गया है। क्या, उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखा गया है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है, यानी सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का ध्यान रखा गया है। जैसे भाई नगर है, शहरी क्षेत्र है, तो जिस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट बता देते हैं कि शहर क्षेत्र के मकान और ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में क्या अंतर होता है। मकान तो हर जगह होते हैं, शहर क्षेत्र का कोई भी मकान हो, छोटा से छोटा ही मकान क्यों ना हो, उसमें किचन होगा, बाथरूम होगा, टॉयलेट रूम होगा, वॉशरूम होगा, बालकनी होगी, आंगन होगा, खिड़की होगा, सारी चीज़ों का रख रखाव होगा, उसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बेडरूम होगा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का यदि मकान बनाया जाता है तो हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन जायदाद थोड़ी अधिक होती है। मकान तो आदमी बना देता है, बस चारों तरफ से बाउंड्री खड़ा कर दे, दीवारें खड़ा कर दे, लिंटर उसने लगा दिया, मकान बन गया। लेकिन उसमें कोई यह आवश्यक नहीं होता है कि किचन भी बनाया गया हो, बाथरूम भी बनाया गया है, टॉयलेट भी बनाया गया हो, वॉशरूम भी बनाया गया है, लैट्रिन रूम भी बनाया गया हो, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र के मकानों की यह एक अनिवार्य शर्त होती है कि इतनी चीजें होनी चाहिए। तो जब जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता जब एक नगरीय सभ्यता थी तो वहां के मकानों को भी बनाने में इन सभी चीजों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया होगा। तो इसीलिए हमने आपको क्या बताया कि मकानों को निर्मित करने में उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखा गया है, यानी इन सारी चीजों का वहां पर बनाया गया है, सारी चीजें अवेलेबल है हड़प्पा सभ्यता के मकानों में। दूसरी बात क्या है, मकान यहाँ से एक मंजिले, द्विमंजिले और बहुमंजिले भी प्राप्त होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, ठीक ना। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के जो मकान हैं ये एक तल्ले, दो तल्ले, तीन तल्ले भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात क्या, अन्य बातों की बात कर लें तो आप यहां पर देखेंगे कि मकान को पक्की ईंटों से बनाया गया है। पक्की ईंटों से, किससे निर्मित किया गया है, मकान को पक्की ईंटों से निर्मित किया गया है। और इन ईंटों को चूना, जिप्सम और सुर्खी के प्रयोग से जोड़ा गया है ईंटा को। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें अभी भी प्रेजेंट टाइम में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से ऐसे मकान हैं, उन मकानों को निर्मित करने में, उन मकानों को बनाने में अब तो हम सीमेंट का प्रयोग करने लगे हैं ना, लेकिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में राबिस के द्वारा, चूने के द्वारा मकानों को बनाया जाता था, दीवारों को जोड़ा जाता था। तो पक्की ईंटों से निर्मित किए गए हैं,
प्रत्येक मकान में हमने बताया ना कि रसोई घर, लिख भी देता हूं, रसोई घर, रसोई घर, स्नान घर, स्नान घर, शौचालय घर, शौचालय घर, आंगन, खिड़की, जल के लिए कुआं, यानी आदि चीजों का समुचित प्रबंध वहां पर किया गया है। दूसरी बात क्या है, जो घरों के जो दरवाजे थे, घरों के जो दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। दरवाजे, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। कहां पर खुलते थे? गली में। ऐसा क्यों? समझिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कितना दूरदर्शिता दिखाया है। इसके कई रीजन हो सकते हैं, ऐसा उन लोगों ने क्यों किया। पहली बात समझिएगा, सभी लोगों यदि ये चाहें, आधुनिक समय की मैं बात कर रहा हूं, आधुनिक समय में हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि हमारा जो मकान हो वो मेन सड़क पर हो। भाई मेन सड़क पर आप बनाएंगे तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात जाम की समस्या, दूसरी बात प्रदूषण की समस्या, तीसरी बात एक्सीडेंट की समस्या। जाहिर सी बात है कि नहीं है। इन सभी चीजों से बचने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने मकानों को मुख्य दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर न खुलकर गली में खोला। कैसे? एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? मान लीजिए घर का कोई सदस्य यदि बाहर निकलता है, ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार व्यक्ति इधर उधर देख कर ही निकले, क्योंकि दिमाग कभी भी इधर उधर हो सकता है। और आप जैसे ही घर से निकलते हैं, कोई तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। होता भी है आधुनिक समय में। प्रदूषण, आपका गेट जाहिर सी बात है कि रास्ते की तरफ है, गाड़ी मोटर आए जाएंगे तो जो धूल उल होगा, जो भी उड़ेगा आपके कमरे में जाएगा, प्रदूषण भी हुआ। जाहिर सी बात है कि यदि आपके पास गाड़ी होगा, मोटर वाहन होगा, तो जब आपने दरवाजा मुख्य सड़क की ओर कर दिया है, और शहर की जमीनें इतनी महंगी है कि कोई 1 फुट भी छोड़कर मकान बनाना उचित नहीं समझता है, यद्यपि सोचता है कि चलो यार 1 फुट और बढ़ाई के बना देते हैं। तो अब आपने तो पार्किंग छोड़ा नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि हर बार अपनी गाड़ी मोटर आप अंदर ही खड़ा करेंगे, अंदर ले जाके घर के अंदर खड़ा करें। नहीं, होता है कभी कभी लोग बाहर भी छोड़ देते हैं। अक्सर बाहर छोड़ देते हैं तो अक्सर जाम लगता है, जैसा कि आप कटरा में देख सकते हैं, इलाहाबाद के बहुत फेमस स्थानों पर। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सूना सूना है कटरा, वरना यदि आप कभी कटरा की मार्केट में आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि भाई इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया होता तो आज इतनी जाम की समस्या न आती। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें, इन चीज़ों से बचने के लिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद है। इसका एक क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? इसका अपवाद है लोथल। इसका अपवाद क्या है? लोथल। जो लोथल के जो घर बने हुए थे, लोथल के जो घर बने हुए हैं, इनके जो घर थे, उनके घरों के जो दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। किधर खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर। इतनी बात याद रखिएगा। लोथल के जो घर हैं, इनके घरों के दरवाजे किधर खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एक बात और, यहाँ पे आपको चनहूदड़ो, किसको याद रखना है? चनहूदड़ो को। चनहूदड़ो आपको याद होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि चनहूदड़ो से हमको वक्राकार ईंट, कैसा? वक्राकार। चनहूदड़ो से हमको वक्राकार प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। और कालीबंगा से, कालीबंगा से, कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमको अलंकृत, कालीबंगा से हमको अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा ईंट मिला है जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसके ऊपर डिजाइन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डिजाइन बनाया गया है। और ये जो अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में, कालीबंगा का एक ऐसा मकान मिला है, उस मकान के फर्श को बनाने के लिए इन ईंटों का प्रयोग किया गया था। दूसरी बात, एक चीज और कभी कभी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का परिमाप क्या था। यदि ईंटों का परिमाप पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का परिमाप क्या था, तो 4 संबंधे 2 संबंधे 1। और ये जो परिमाप आप देख रहे हैं, आज भी हम ईंटें बनाते हैं, आज भी हमारे जो ईंट बनाए जाते हैं,
इसी परिमाप के अंतर्गत हम आज भी ईंटों को बनाते हैं, निर्मित करते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, भवन या मकान। हमने बताया कि भवनों को निर्मित करने में उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखा गया है। भवन एक मंजिले, द्विमंजिले, बहुमंजिले प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मकान में रसोई घर, स्नान घर, शौचालय घर, आंगन, खिड़की, कुआं, हर चीज की व्यवस्था किया गया है। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे, इसका एक अपवाद है क्या, लोथल। साथ में चनहूदड़ों से हमने बताया वक्राकार ईंट और कालीबंगा से अलंकृत प्रकार के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और ईंटों का परिमाप क्या है, 4 संबंधे 2 संबंधे 1 है। तो ये तो हमने बात कर लिया, क्या, भवन की बात कर लिया। भवन के बाद अब हम लोग बात करेंगे, भवन के बाद हम लोग बात करते हैं सड़क। किसकी बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थीं। अब देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ था और हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समझिएगा, हमने क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था और हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी तो जाहिर सी बात है कि संपूर्ण नगर या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। इसीलिए हमने पीछे आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों का जो आकार है वो कैसा है, या तो आयताकार है या तो वर्गाकार। यहाँ पे 2 शब्द आ रहा है कि सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सड़कों के जाल से क्या तात्पर्य, जैसे आप देखिए हमने इस सड़क को ऐसे बढ़ा दिया, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, समझिएगा, इस तरह से। एक सड़क इस तरह से आई, एक सड़क इस तरह से गई, इस तरह से। देखिए सारी की सारी सड़कें हमने क्या कर दिया, बना दिया, बना रहे हैं सड़कें। एक सड़क ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, आप देख रहे हैं कुछ नेट की तरह दिख रहा है, जाली की तरह। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सड़कें हो गई तो इसी बीच वाले क्षेत्र में तो नगर बनेगा, नगर, नगर, नगर। और ये नगर कैसा होगा, या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। जाहिर सी बात है जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटी हैं तो जाहिर सी बात है कि नगर कैसा बनेगा, या तो आयताकार बनेगा या तो वर्गाकार बनेगा। तो इस प्रकार ध्यान रखा गया है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे जो सड़कें हैं, जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं। एक बात और, सड़कें कैसी हैं, कच्ची हैं। कच्ची से क्या तात्पर्य है, कच्ची से तात्पर्य है कि कच्ची सड़कें कच्ची हैं, मतलब क्या, चक्रोट। कच्ची मतलब क्या, चक्रोट है। यानी कहने का मेन मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता से हमको पक्की सड़कों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं, चक्रोट हैं एक तरह से देखा जाए तो। आप देखेंगे कि चक्रोट यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे चक्रोट हैं जिनको वास्तव तौर पर यदि विशेष रूप से बनाया जाए, पानी के जल निकासी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, तो बरसात के समय में भी बहुत अधिक समस्या नहीं होती है उनके ऊपर चलने में। चक्रोट को प्रभावित कब होता है, चक्रोट पे समस्या कब होती है, जब उस पर पानी लगने लगता है तो वो चक्रोट क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, वरना चक्रोट भी इतना जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर इनको निर्मित करने में सारी चीजों का ध्यान रखा गया था। इसलिए चक्रोट के दोनों ओर नालियां बना दी जाती थी, रास्ते के सड़क के दोनों ओर नालियां बना दी जाती थी, जिससे सड़कों का जल बहुत तेजी से उन नालियों में चला जाए और सड़कों के ऊपर जब टिकेगा नहीं तो सड़कें दलदल या सड़कों पे कीचड़ नहीं बनेगा। इससे आवागमन जो है वो निर्विवाद रूप से होता रहेगा। एक बात और याद रखिएगा, सड़कों की जो मुख्य जो सड़क है उसकी जो चौड़ाई होती थी लगभग 9 मीटर होती थी। कितना, 9.15 मीटर। जो मुख्य सड़क होती थी, मुख्य सड़क, मुख्य सड़क क्या, मुख्य सड़क, मुख्य सड़क की लंबाई कितनी होती थी, 1.5 मीटर, 9.15 मीटर, 9.15 मीटर मुख्य सड़क की चौड़ाई होती थी। समझ लीजिएगा 9 मीटर इतना चौड़ा। और इसके बाद जो गली होती थी उसकी जो चौड़ाई होती थी लगभग 3 मीटर। किसकी, गली की, गली की जो चौड़ाई है लगभग 3 मीटर होती थी। ठीक ना। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि सड़कों को निर्मित करने का
क्या पैमाना था या किस पद्धति पर निर्मित की गई थी? तो चेस बोर्ड पैटर्न, या इसी को कहा जाता है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति किस पद्धति पर निर्मित की गई थी? ग्रिड पद्धति पर। चेस बोर्ड पैटर्न से क्या तात्पर्य है? चेस बोर्ड पैटर्न से तात्पर्य यह है कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जैसे हम चेस खेलते हैं तो देखते हैं एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, और बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ग्रिड यानी समानांतर होता है। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की सड़कें मिलती हैं। देखिए एक बात समझिएगा, हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे के समानांतर है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या? कालीबंगा। कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये जो कालीबंगा है, यहाँ की जो सड़कें हैं वो बेतरतीब हैं, एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती, यानी इनको बनाने का कोई ठोस पैमाना नहीं है। क्या? बेतरतीब। क्या है? बेतरतीब। इनको निर्मित करने का कोई ठोस पैमाना नहीं है, जैसे मन हुआ वैसे बना दिया गया। इसका यही क्या है? अपवाद है। हमने सड़क की बात कर लिया। सड़क के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या? कालीबंगा। सॉरी, कालीबंगा से सड़कें बनाने का कोई मुख्य पैमाना नहीं है। कालीबंगा की सड़कें बेतरतीब हैं, यानी इनको जैसे मर्जी हुआ वैसे बना दिया गया, इनको बनाने का कोई ठोस पैमाना नहीं है। ठीक ना? आइए अब हम बात करते हैं नाली। नाली की बात किया जाए, आप देखेंगे कि जल निकासी के लिए हड़प्पा सभ्यता में जितनी अच्छी नालियों की व्यवस्था की गई थी, विश्व के किसी अन्य सभ्यता में हमको उतनी अच्छी नालियों की व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में नालियों का एक बड़ा योगदान था। कैसे? जब सभ्यता अपने चरम पर थी, अपने उन्नतशील अवस्था में थी, तो नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई होती थी, जिससे अबाध रूप से जल निकासी हो जाती थी। लेकिन जब सभ्यता के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और नालियों की साफ सफाई पर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तो नालियां धीरे धीरे जाम होने लगी। जब नालियां जाम होने लगी तो नालियों का जो जल था वह धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता के मकानों के प्रवेश करने लगा, मकानों के या घरों में प्रवेश करने लगा। और जब मकानों की नींव में एक लंबे समय तक जल बना रहा, जिसके फलस्वरूप मकान धीरे धीरे गिरने लगे, और मकान जब गिरने लगे तो हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में कहा जाता है बाढ़ द्वारा पतन। बाढ़ दो कारणों से एक आई थी, एक प्राकृतिक कारणों की वजह से बहुत अधिक वर्षा होगी, और मानव निर्मित कारणों की वजह से क्या? नालियां। समझिएगा, ये जो नालियां बनाई गई हैं यह सड़कों की दोनों ओर बनाई गई थी। सड़कों की कैसे बनाई गई थी? ये जो सड़क जा रही है, सड़क के दोनों ओर बनाई गई थी। इस तरह से कुछ सड़क के किनारे इस तरह से नालियां बनाई गई थी, और जगह जगह इन नालियों से कूड़ा कचरा निकालने के लिए मेन होल भी बनाया गया था। जैसे ये नाली है, मेन होल भी बनाया गया था, और इन मेन होलों को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घेर दिया गया था। आज भी हम देखते हैं कि इलाहाबाद में बनाया तो जा रहा है सीवर, चाहे तमाम ऐसे शहरों में हम देखते हैं सीवर तो बनाया जाता है, जगह जगह मेन होल भी बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि मेन होल कभी कभी टूट जाते हैं, सब ऊपर का जो पत्थर है वो टूट जाता है, और आए दिन उसमें एक्सीडेंट होता रहता है। कोई मोटरसाइकिल लेके उसमें गिर जाता है, कोई राहगीर उसमें गिर जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें, इस प्रकार की नालियां हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बहुत पहले बना दिया था। आज हम लोग 5000 साल बाद जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं, आज से 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक इतनी अच्छी सभ्यता को बसाया, जो विश्व में अपने लिए एक अद्भुत और अपने लिए एक गौरव की बात है। समझिएगा, तो जगह जगह से कूड़ा कचरा निकालने के लिए मेन होल भी बनाया गया है। इसी को कहा गया है मेन होल। क्या? मेन होल। क्या कहा गया है? मेन होल कहा गया है, जगह से कूड़ा कचरा निकालने के लिए। दूसरी बात क्या है, आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो नाले थे, हमको जल शोधन के भी साक्ष्य मिले हैं। जल शोधन, जल शोधन से क्या तात्पर्य? ये सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे नाले हुआ करते थे, जाकर आगे एक बड़े नाले से मिल जाते थे, जहां पर जल को स्वच्छ किया जाता था, और जल को स्वच्छ करने के बाद उस जल को
फिर वह नदी में छोड़ दिया जाता था। आप देखते हैं कि आज शहर क्षेत्र के तमाम ऐसे नाले होते हैं जो सीधे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से नदियों का जल धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। चाहे हम कानपुर की बात कर लें, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य माना जाता है कि गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। उसका रीजन है क्योंकि जो कानपुर है वो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है, और यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक जितने भी नाले होते हैं मैक्सिमम सबको नदी में छोड़ दिया जा रहा है, गंगा जी में। तमाम इलाहाबाद में ऐसे नाले हम देखे हैं जो सीधे गंगा जी में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नदियों का जल प्रदूषित होगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने इतना विशेष ध्यान रखा था कि सारे छोटे छोटे सभी नालों को एक बड़े नाले से मिलाया जाता था, और एक बड़े नाले से मिलाने के बाद उसको पुनः उस जल को स्वच्छ किया जाता था। इसके बाद उस जल को नदी में छोड़ा जाता था। अब देखेंगे कि यहाँ से हमको पोखरों के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। विशेषकर हम लोग बात कर ले मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, जो विशाल स्नानागार है उसमें भाई किसको एकत्र किया जाता था? जल को तो ही एकत्र किया जाता था। उस जल का चाहे प्रयोग हम धार्मिक क्रियाकलापों के लिए करते रहे होंगे, चाहे आवश्यकता पड़ने पर अन्य रूपों में भी उसका प्रयोग किया गया होगा। इसके बाद हमने आपको बताया था पीछे क्या, धौलावीरा। धौलावीरा, और धौलावीरा से हमने बताया था शैलकृत जलकुंड। शैलकृत जलकुंड से क्या हमने बताया था कि एक पोखरा बना हुआ था, और उस पोखरे के अंदर उस पोखरे के पेंदी में क्या लगाया गया था? पत्थर का टुकड़ा लगाया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जल तेजी से रिसकर नीचे न जाने पाए और आपात स्थिति में हम उस जल का प्रयोग कर सकें। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से हमको जल संरक्षण के भी साक्ष्य मिले हैं। समझिएगा, जल शोधन का भी साक्ष्य मिल रहा है, जल संरक्षण का भी साक्ष्य हमको मिल रहा है। इन लोगों की सोच कितनी प्रगतिशील है समझिएगा। आज हमारी केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकारें, जगह जगह तालाब पोखरे को खुदवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भूमि का जो जल स्तर है वो बहुत तेजी से गिरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि जल का हम अतिशय दोहन कर रहे हैं। चाहे वो हैंडपंप हो, चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे वो समरसेबल हो, कुछ भी हो, हम पृथ्वी के अंदर का जल इतना तेजी से बाहर निकाल रहे हैं कि उस स्तर से जो जल का भौमिक जल जो एक चार्ज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यानी निकालने की दर अधिक है और सोख कर नीचे जल जाने की जो दर है वह क्या है? कम है, जिसकी वजह से भूगर्भिक जल का स्तर धीरे धीरे नीचे चलता चला जा रहा है। इन सभी चीजों से बचने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया था। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में हमने नगर नियोजन, भवन, सड़क और नालियों के संदर्भ में हमने आपके साथ चर्चा किया, ठीक ना। ये क्लास पूरी तरीके से हमने अब सही तरीके से संचालित शुरू कर दिया है। विशेषकर सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास का संचालन कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार पुनः कि आप लोग अधिक से अधिक मित्रों को चैनल के विषय में बताएं, ताकि अधिक से अधिक लोग देखकर लाभान्वित हो सकें। अधिक से अधिक मित्रों को कहें चैनल को शेयर करें। लॉकडाउन में कोविड-19 के दौर में अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।